हूती के हमलों के बाद इजराइल का बदला। 1800 किलोमीटर दूर यमन में भीषण स्ट्राइक की गई। हूती के बुनियादी ढांचे पर भीषण हमला किया गया। यमन के हुदैदा में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक सामने आई है। यह देखिए आप तस्वीरें। हूती विद्रोहियों ने इजराइल के तेल अवीव पर जिस तरह से हमला किया था, हालांकि उस हमले को नाकाम कर दिया गया था एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से, लेकिन इसका बदला लिया गया। 1800 किलोमीटर दूर यमन में हुदैदा पोर्ट पर किस तरह से बारूद बरसाया गया और वहां पर इसके बाद क्या हाल हुआ है, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर, हुदैदा पोर्ट और पावर स्टेशन पर हमला हुआ है। आईडीएफ ने ऑयल टैंकर को भी टारगेट पर लिया। हमले के बाद हुदैदा में विनाश की बड़ी आग। ये तस्वीर देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं हुदैदा की एक और तस्वीर आप देखिए। इजराइल की तरफ से हमास के बाद हिजबुल्लाह, और हिजबुल्लाह का खात्मा काफी हद तक करने का दावा आईडीएफ कर रहा है। और अब उसके बाद अगला टारगेट आईडीएफ की तरफ से हूती विद्रोही, जो कि यमन से और लाल सागर से लगातार इससे पहले कई बड़े हमलों को अंजाम दे चुके हैं। और ताजा हमला जो तेल अवीव पर हुआ, उसके बाद क्या हाल किया गया यमन पर हमला करके, वो आप देख पा रहे हैं। हुदैदा में इजरायली सेना ने तबाही मचाई है। रिहायशी इलाके को आईडीएफ ने निशाना बनाया है। हमले में 4 लोगों की मौत, 33 से ज्यादा लोग घायल। ये देखिए एक और तस्वीर आपके सामने। ताबड़तोड़ बड़े हमलों का अंजाम दिया गया, बारूद बरसाया गया। इजरायली फोर्स की तरफ से बदला लिया गया हूती विद्रोहियों के हमले का। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने। उसके बाद क्या हाल हुआ यमन में, वो आप देखिए। पोर्ट पर धमाके के बाद भीषण आग लग गई। इजरायली हमले से हूती को बड़ा नुकसान पहुंचा है। पोर्ट पर रखे हूती के हथियार तबाह हो गए। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें जो इस वक्त आपके सामने हूती के गढ़ में किस तरह से इजराइल की तरफ से बड़े हमले को अंजाम दिया गया है, वो इस वक्त आपके सामने। और इसी हमले में हुदैदा पोर्ट को बड़ा नुकसान पहुंचा है, पावर स्टेशन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। यानी हूती विद्रोहियों के गढ़ में घुसकर जिस तरह से इजराइल की तरफ से हमले को अंजाम दिया गया, इसके बाद इजराइल ने यह बड़ा मैसेज कन्वे कर दिया है कि पहले हमास, फिर निपटा गया हिजबुल्लाह से, और अब हूती की बारी है। और यहां तक जंग नहीं रुकने वाली, क्योंकि सीरिया, इराक और ईरान का जिक्र बेंजामिन नेतन्याहू कर चुके हैं यूएन में। और अब आपको बताते हैं इजराइल ने यमन में कहां पर हमले को अंजाम दिया। देखिए आप, यमन बना है जंग का नया मोर्चा। 1800 किलोमीटर दूर यमन में बमबारी को अंजाम दिया गया। F-15 फाइटर जेट से स्ट्राइक की गई है, बारूद बरसाया गया। रास्ते में फाइटर को रिफ्यूल तक किया गया है। 10 जगहों पर भीषण एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। रास्तार हुदैदा पर हमला किया गया। हुदैदा के पोर्ट पर बमबारी की गई। पावर स्टेशन पर ताबड़तोड़ हमला बोला गया। ऑयल टैंकर पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। हमले में पोर्ट पूरी तरह से तबाह हो गया है। हूती के हथियार डिपो में आग लगी है। हथियारों का जखीरा पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। यानी कि हूती विद्रोहियों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। एक और बड़ी खबर, इजरायली F-15 विमानों ने यमन में कोहराम मचाकर रख दिया है। F-15 लड़ाकू विमानों ने यमन में तबाही मचाई है। टेल नॉफ एयरबेस से F-15 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी है। वही आप देखें, ये वही एयरबेस है जहां पर F-15 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। और इसके बाद इजराइल ने इस बड़े हमले को अंजाम दिया है और भारी तबाही मचाई है हूती के गढ़, यानी कि यमन में हुदैदा पोर्ट और पावर स्टेशन, और साथ साथ ऑयल टैंकर, ऑयल डिपो को भी निशाने पर लिया गया। और एक और बड़ी खबर, यमन पर हमले से पहले इजरायली वायुसेना की प्लानिंग का वीडियो सामने आया। आईएफ कमांडर ने पायलट को दी टारगेट की जानकारी। इजरायली एयरफोर्स की तरफ से पायलट को जानकारी दी गई। कमांडर ने कहा इजरायल को नुकसान पहुंचाने वाले का होगा काम तमाम।
और देखिए एक और बड़ी खबर, आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ की हूती को बहुत बड़ी वार्निंग। हमने यमन पर हमला किया है, आईडीएफ की तरफ से कहा गया। हम जानते हैं कि आगे भी कैसे हमला करना है, ये कोई संदेश नहीं है, ये एक्शन है। आईडीएफ की तरफ से ये कहा गया है और खुद चीफ ऑफ स्टाफ की तरफ से ये बताया गया कि हां, उनकी तरफ से यमन पर हमले को अंजाम दिया गया। तो तेल अवीव पर हूती ने हमला करके इजराइल को हमले की दावत दे दी थी। इजराइल ने उसी दिन हूती के खात्मे के लिए पूरी स्क्रिप्ट को तैयार कर लिया था। इजराइल ने कैसे इस हमले को अंजाम दिया, जरा ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी आपके सामने। यमन पर एयर स्ट्राइक की गई, आईडीएफ की सटीक प्लानिंग, हूती के ठिकानों की खुफिया जानकारी, इंटेलिजेंस इनपुट को इकट्ठा किया गया, टारगेट की पहचान करके हमले की, इसके बाद तैयारी की गई। हमले के लिए वायुसेना को चुना गया। इजरायली सेना की तरफ से F-15 से हमले की तैयारी की गई। पायलट को टारगेट की पूरी ब्रीफिंग दी गई कि कहां पर बारूद बरसाना है। एक साथ यमन के 2 शहरों पर हमला हुआ। कहां पर? रास इसरार और हुदैदा शहर पर बमबारी की गई। 10 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। एक और बड़ी खबर, यमन पर हमले के बाद रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कमांड सेंटर का दौरा किया है। गैलेंट ने वायुसेना के कमांडर से बात की है। आईएफ के, इजरायली एयरफोर्स के कमांडरों से गैलेंट ने कहा, हमारे लिए कोई भी लक्ष्य दूर नहीं है। यह हमला ईरान के लिए संदेश था। इजरायली एयरफोर्स की तरफ से यह कहा गया। और अब आपको बताते हैं इजराइल ने हूती पर आखिर क्यों हमले को अंजाम दिया। हमास हिजबुल्लाह के बाद हूती पर अटैक किया गया। हूती के पास 30 से 40 हजार लड़ाके इस वक्त हैं। हूती के पास हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा है। हूती लड़ाकों के पास लंबी दूरी के रॉकेट भी हैं। यमन के बड़े हिस्से पर हूती गुट का कब्जा है। लाल सागर में इजरायली जहाजों पर टारगेट लगातार हूती विद्रोही कर रहे थे। इजराइल पर कई बार रॉकेट से भी हमला किया गया। प्रॉक्सी संगठन ईरान के मोहरे के तौर पर काम करता है। हूती संगठन प्रॉक्सी संगठनों ने से इजराइल पर हमले करवाता है ईरान, और अब इसी का बदला लिया जा रहा है एक एक करके, चुन चुन करके इजराइल की तरफ से। एक और बड़ी खबर, दक्षिणी लेबनान पर इजराइल का बड़ा हमला। बेरूत के रिहायशी इलाकों पर हमला किया गया। मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट पर मिसाइल से अटैक किया गया। देर रात सड़कों पर अफरा तफरी। तो लेबनान की राजधानी बेरूत की एक और तस्वीर, जहां पर नसरल्लाह के खात्मे के बाद भी हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे, और यहां पर कुछ और बमबारी की तस्वीर आपके सामने। मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट को निशाने पर लिया गया और इसके बाद की अफरा तफरी आप देखिए। और एक और बड़ी खबर, लेबनान में इजरायली सेना ने आज भी भारी बमबारी की है। साउथ लेबनान के कई इलाकों पर हमले को अंजाम दिया गया। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को निशाना बनाया गया। तो चुन चुनकर जहां पर भी हिजबुल्लाह के लड़ाकों के होने के बारे में इजराइल को जानकारी मिलती है, इसके बाद उस जगह को तबाह कर दिया जाता है, वहां पर बारूद बरसाया जाता है। उसकी एक और तस्वीर, तो ये देखिए 2 ताजा तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से लेबनान में, ये साउथ लेबनान की तस्वीर और साथ साथ बेरूत की तस्वीर भी आपके सामने, किस तरह से बड़े हमलों को इजराइल लगातार अंजाम दे रहा है। यानी जब तक हिजबुल्लाह का संपूर्ण खात्मा नहीं हो जाता, यह हमले रुकने वाले नहीं है, यह इजराइल की तरफ से साफ बता दिया गया है। और एक और बड़ी खबर, लेबनान में इजरायली सेना की बड़ी स्ट्राइक। 12 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने तबाही मचाई है। हिजबुल्लाह के 120 ठिकानों पर हमले को अंजाम दिया गया। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की तरफ से जो तबाही मचाई गई, उसकी तस्वीरें आप देखिए। और एक और बड़ी खबर, इजराइल ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। इजरायली हमले में एक दिन में करीब 70 लोगों की मौत, हवाई हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल। तो देखिए इजराइल की तरफ से रिहायशी इलाके पर बम बरसाए गए, और खबर यह सामने आ रही है कि इस हमले में 70 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद किस तरह से अफरा तफरी, चीख पुकार मची, मलबे से लोगों को निकालने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, यह आप देखिए। तो इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के गढ़ में हवाई हमलों को अंजाम दे रहा। अब इजरायली सेना ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर ली है। पूरी जानकारी इस वक्त आपके सामने। हिजबुल्लाह पर अंतिम वार, ग्राउंड ऑपरेशन से प्रहार होगा किसी भी वक्त।
हिजबुल्लाह पर हमले की तैयारी, बॉर्डर पर सेना टैंक ब्रिगेड को तैनात कर दिया गया है। टारगेट पर क्या क्या है? हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकाने हैं, हिजबुल्लाह की सुरंगें हैं, मिसाइल लॉन्च साइट्स हैं, रॉकेट लॉन्च साइट्स और हथियार गोदाम है। कहां कहां पर ग्राउंड ऑपरेशन हो रहा है? बेरूत, बेका वैली, बालबेक, सिडोन, तायर, ये वो जगह है जहां पर इस वक्त ग्राउंड ऑपरेशन किया जाएगा, जहां ग्राउंड इन्वेजन किया जाएगा और इसके साथ ही इस पूरी जगह को बफर जोन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा हिजबुल्लाह के खात्मे के साथ। एक और बड़ी खबर, लेबनान पर हमले के बाद हिजबुल्लाह का काउंटर अटैक भी हो रहा है। नसरल्लाह की मौत का बदला हिजबुल्लाह ने शुरू कर दिया है इस्राइल के खिलाफ। यरूशलेम में हिजबुल्लाह का अटैक, टारगेट पर आईडीएफ मीटिंग पॉइंट, इजरायली डिफेंस सिस्टम ने मार गिराए रॉकेट। तो आप देखिए, हिजबुल्लाह शांत नहीं बैठने वाला है, हिजबुल्लाह ने बता दिया है। और नसरल्लाह की मौत का बदला कैसे लिया जाएगा यह इंडिकेट भी कर दिया गया है। हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के ऊपर बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। और एक और बड़ी खबर, यरूशलेम में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। हिजबुल्लाह ने तीसरी बार दागी है बैलिस्टिक मिसाइल। यरूशलेम में पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल से हमले को अंजाम दिया गया। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को मार गिराया। देखिए आप, यरूशलेम में बड़ी बात यह है कि यरूशलेम तक अब हमले को अंजाम दिया जा रहा है। कुछ इस कदर बदला लेने की लिए इस वक्त हिजबुल्लाह तैयार है। हालांकि जो आयरन डोम सिस्टम है उसने इस अटैक को नाकाम किया। और देखिए एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह की मौत के बाद ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कई देशों से आग्रह किया है, लेबनान के समर्थन के लिए आगे आने की अपील की गई है। लेबनान को जंग में अकेला नहीं छोड़ सकते, यह पेजेश्कियान की तरफ से कहा गया है। तो सवाल यह है कि पेजेश्कियान की इस वार्निंग के बाद ईरान का अगला कदम क्या होगा इजराइल से? क्या सीधी यानी कि डायरेक्ट जंग में कूद जाएगा ईरान? पेजेश्कियान ने क्या कहा पहले आप यह समझ लीजिए। जंग में लेबनान के साथ आने का ऐलान किया गया है, लेबनान के समर्थन में आगे आने की अपील की गई है। किसी देश में घुसकर हमले की इजाजत नहीं, यानी इजराइल को लेकर यह बड़ा मैसेज दिया गया। इजराइल लेबनान यमन पर हमले कर रहा है, हिजबुल्लाह को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसे हालात में हम ऐसी कार्रवाइयों को स्वीकार नहीं कर सकते। इजराइल को निर्णायक प्रतिक्रिया मिलेगी। अब इस निर्णायक प्रतिक्रिया का क्या मतलब है, कैसी तैयारियां ईरान कर रहा है, यह समझना बहुत जरूरी है। इस बीच एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच इराक की बहुत बड़ी तैयारी। इराक ने लॉन्च किया कामाकाजी ड्रोन, डमी ठिकानों को टारगेट करके निशाना बनाया गया। यह देखिए आप, यानी कि इराक भी अब इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। और कामाकाजी ड्रोन के जरिए कैसे ड्रिल को अंजाम दिया गया और डमी ठिकाने को निशाना बनाया गया, यह सब कुछ आप देख रहे हैं। और वहीं जंग की आहट के बीच इराक की भी बहुत बड़ी तैयारी की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। इराक ने लॉन्च किया अल अरकाब मिसाइल, एक साथ 2 मिसाइल लॉन्च करके मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ा दिए। यानी कि इराक के जो तेवर हैं और ईरान जिस तरह से अब आंखें दिखा रहा है इजराइल को, यह साफ तौर पर नजर आ रहा है कि मिडिल ईस्ट जो पश्चिम एशिया है वहां पर हालात बहुत जल्दी खराब होने वाले हैं। जो इस रीजनल वॉर का डर था, क्या अब उसके शुरू होने का वक्त आ गया है? ये हालात, ये तस्वीरें क्या उस तरफ इशारा कर रही हैं? तो इराक ना सिर्फ जंग की तैयारी कर रहा है बल्कि युद्ध के लिए चेतावनी भी दे रहा है। इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहा है इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस ने युद्ध की चेतावनी दी है। इस्लामिक रेजिस्टेंस के चीफ अली अल महदी का ऐलान, इस्लामिक रेजिस्टेंस लंबे युद्ध के लिए तैयार है, यह महदी की तरफ से कहा गया। फाइटर जेट्स, वेपन, ड्रोन्स के साथ युद्ध की पूरी तैयारी कर रखी है। इराकी मिलिशिया के पिछले 2 हफ्ते में 44 मिलिट्री ऑपरेशन हुए हैं। इजराइल के इलाट और जॉर्डन वैली में हमलों को अंजाम दिया गया। ये जानकारी और ये रुख इस वक्त इराक का सामने आ रहा है इजराइल के खिलाफ। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको दिखाते हैं हूती के खिलाफ इजराइल का हमला कितना बड़ा था। हूती के हमलों के बाद इजराइल का बदला, 1800 किलोमीटर दूर यमन में भीषण स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। हूती के बुनियादी ढांचे पर भीषण हमला किया गया। यमन के होदैदा में इजरायली डिफेंस फोर्स की एयर स्ट्राइक सामने आई है।
और देखिए एक और बड़ी खबर, नेपाल के अलावा बिहार में भी बाढ़ ने जमकर तबाही मचा रखी है। सीतामढ़ी में बागमती नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से एक बांध भी टूट गया। तस्वीरें बिहार के सीतामढ़ी की हैं, जहां बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ने के बाद बेलसंड इलाके का मंदार तटबंध टूट गया। बांध टूटने से हजारों लोग प्रभावित हो गए हैं। पानी के तेज बहाव के सामने कई मिट्टी के मकान टिक नहीं पाए और पानी में समा गए। घरों का सामान पानी के साथ बह गया। कई जानवर भी लापता हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि बांध में पिछले कई घंटों से रिसाव हो रहा था, जिसकी सूचना अधिकारियों को दी गई थी। अभी यहाँ पे मरकौल में जो है बांध टूटा है 50 मीटर के करीब, 50 फीट के करीब हम लोगों का टावर। कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल हो जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी पानी अभी इधर आ गया है और लोग भी धीरे धीरे निकल के बांध पे आ रहे हैं। सबको सचेत कर दिया निकलने के लिए, लोग आ भी रहे हैं निकल के, और जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सब चलाया जाएगा। पॉलिथीन सीट वगैरह जो है खाने पीने का। वहीं शिवहर जिले के रुपौली में भी बागमती नदी का तटबंध टूटने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई इलाकों में पानी घुस गया है। खबर मिलते ही पूरा जिला प्रशासन ने तरियानी छपरा गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और वहीं नेपाल से पानी छोड़े जाने से बिहार का शोक कहे जाने वाली कोसी नदी उफान पर है और इसकी वजह से कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। ये कोसी नदी की धार है जो जल प्रलय के संकेत दे रही है। पानी तेज रफ्तार से बिहार के सुपौल समेत कई जिलों में पहुंच रहा है। नेपाल से लगातार भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से उत्तर बिहार के कई इलाकों में खतरा बढ़ गया है। कोसी बैराज की ये तस्वीरें देखिए। देर शाम की ये तस्वीरें हैं, जहां नदी में पानी के तेज बहाव के बीच बैराज के पुल से गाड़ियां आ जा रही हैं। लोग दहशत में हैं। इधर कोसी के रौद्र के बाद लोग पलायन कर रहे हैं। सुरक्षित जगहों की तलाश में वो तटबंधों पर शरण ले रहे हैं। जिला प्रशासन लगातार लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तस्वीरें सुपौल जिले के आसनपुर की हैं। कोसी का पानी गांव में घुस गया है। आने जाने के रास्ते बंद हो गए हैं। लोग पानी के बीच से ही फिलहाल आने जाने को मजबूर हैं। वहीं लोग मवेशियों को सुरक्षित जगहों पर ले जा रहे हैं। आने वाले दिनों में खतरा और बढ़ने की आशंका है। बाढ़ ने खेती को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। इधर कोसी नदी की वजह से मधुबनी में भी हालात काफी ज्यादा खराब है। यहां के हालात कैसे आप देखिए। ये तस्वीरें मधुबनी की हैं, जहां के मधेपुर प्रखंड के रहने वाले लोगों को लगातार नाव से निकाला जा रहा है। एक नहीं बल्कि कई नावें काम पर लगाई गई हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बाढ़ पीड़ित नाव में अपने सामानों के साथ ऊंची जगहों पर लाए जा रहे हैं। अब आप घरों का हाल देखिए। पानी घर की छतों तक पहुंच गया है। लोगों के सामान डूब गए हैं। इस बीच घर से ड्रम निकालते इस शख्स को देखिए। अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग जितना संभव हो वो अपने सामान बचाने की जुगत में लगे हैं। इस बीच एक तस्वीर ये भी सामने आई। भवानीपुर गांव की नवजात है। बीती रात इसका इधर जन्म हुआ। उसी रात कोसी की ये विनाश लीला शुरू हुई। किसी तरह परिजनों ने चौकी के सहारे मां और बच्चे को राहत शिविर तक पहुंचाया। इधर देखिए प्रशासन की गाड़ियों का रेला। लगातार हालात पर नजर रखी जा रही है। डीएम अरविंद कुमार वर्मा लगातार जायजा ले रहे हैं। लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। बताया जाता है कि मधेपुरा प्रखंड के गढ़गांव, बसीपट्टी, भरगामा, हमपतिया डारा, बकुआ, भक्ता और बेला समेत दर्जनों गाँव का कहर टूटा है। सामुदायिक किचन की व्यवस्था प्रशासन ने की। मुसीबत के मारे लोगों ने यहाँ शरण ले रखी है। और देखिए पश्चिमी चंपारण के बेतिया समेत कई जगहों पर गंडक नदी का कटाव जारी है। पिछले दिनों हुई बारिश ने बाढ़ की मुसीबत को काफी ज्यादा बढ़ा दिया। ये तस्वीरें पश्चिमी चंपारण की हैं, जहां बाढ़ के पानी से कटाव जारी है। शिकारपुर थाना क्षेत्र के गौरीपुर मंझरिया गांव अनुमंडल मुख्यालय से कट गया है। बाढ़ का पानी गांव जाने वाली मुख्य सड़क को काटकर बहा ले गई है। देखिए किस तरह से सड़क को काटने के बाद इसका पानी तेज रफ्तार से बह रहा है। सड़क किनारे खड़े बड़े बड़े पेड़ भी इस पे समाते जा रहे हैं। सड़कों के ऊपर से बहते पानी के बीच ये लोग आ जा रहे हैं, जो जान जोखिम में डालने जैसा है। पंडई नदी के उफान पर आने से नरकटियागंज प्रखंड के हरदी टेढ़ा पंचायत के कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। दाहड़वा टोला और खेकरिया टोला में बाढ़ का पानी घुस जाने से गांव टापू में तब्दील हो गया है। सड़कों पर बाढ़ का पानी 3 से 4 फीट बह रहा है। प्रशासन ने मुख्य सड़क को बंद कर दिया है। ऐतिहासिक अशोक स्तंभ का भी हाल देखिए, पानी में डूबा है। प्राचीन काल का अशोक स्तंभ डूबा हुआ है। गंडक नदी के तेजी से बढ़ते जलस्तर की वजह से पश्चिमी चंपारण के निचले इलाके पानी में डूबे हैं।
लगातार बारिश की वजह से नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। घरों में पानी घुसने से घरों में रखा सामान खराब हो चुका है। और वहीं बिहार के सहरसा के नौहट्टा में प्रलयकारी बाढ़ ने दस्तक दे दी है। कोसी बैराज से छोड़े गए पानी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। लोग अपनी आंखों के सामने अपने घरों को बहता देख रहे हैं। पानी की तेज धार के बीच वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। कई घर बह चले हैं, इधर बच्चे बिलख रहे हैं, महिलाएं रो रही हैं, जिंदगी इम्तिहान ले रही है। प्रशासन के अलर्ट के बाद पलायन के सिवा कोई चारा नहीं बचा है। घर के बेड, बक्से, गैस सिलेंडर, कपड़े लत्ते लेकर लोग पलायन को मजबूर हैं। धर्मपुर वार्ड नंबर 10 में कोसी ने बेघर कर दिया है। तटबंधों को काटकर पानी देखिए किस रफ्तार से गांव में घुस रहा है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बाढ़ किस कदर प्रलयंकारी हो चुकी है। ऐसे में वक्त रहते जो निकल जाए वही बहुत है। गांव में रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की टीम को उतारा गया है। घर भासते जा रहा है, नदी के अंदर जा रहा है, लेकिन अभी तक पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ये जितने भी बसे हुए घर हैं, लगभग हम लोग से एक भी घर नहीं बचेगा। ये हालात पैदा हुए हैं कोसी बैराज से 6,55,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद। 6,81,000 क्यूसेक के आसपास पानी छोड़ने का अलर्ट है। उसी अनुरूप हम लोग ने पूरा तैयारी कर रखा है। इधर यूपी के कुशीनगर में भी बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। पानी ने 6 गांव में लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। तस्वीरें यूपी के कुशीनगर की हैं, जहां बड़ी गंडक नदी ने एक बार फिर तबाही मचा रखी है। नेपाल के गंडक बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद खड्डा तहसील के आधा दर्जन गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। सड़क पर पानी भर जाने के कारण इन गांवों का संपर्क जिले के अन्य हिस्से से कट गया है। गांव में रहने वाले लोगों के घर पानी से घिरे हुए हैं, जिसके चलते या तो वो नाव के जरिए सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं या फिर घर की छतों पर रहने को मजबूर हैं। रेता इलाके के शिवपुर, मरी चहवा, हरिहरपुर, बसंतपुर, बाल गोविंद छपरा, नारायणपुर गांव में पानी भर गया है। क्षेत्रीय विधायक विवेकानंद पांडे, जिलाधिकारी और एसपी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री का वितरण किया और कहा कि वो सरकार की ओर से बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद कर रहे हैं। सरकार ने शिविर स्थल, बाढ़ सुरक्षा चौकी, मेडिकल टीम बनाने और एसडीआरएफ को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। और इधर भारी बारिश के चलते गुजरात की बात करें तो यहां के बनासकांठा जिले के अंबाजी इलाके में जल भराव हो गया और इससे सामान्य जनजीवन बाधित हो गया। इलाके में आने जाने वालों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। बाढ़ से एक बार फिर गुजरात के बनासकांठा में हालात खराब हो चले हैं। बाढ़ के हालात बन गए। कई गाड़ियां बारिश के पानी में डूब गई हैं। बसें भी जहां तहां फंस गई हैं। लगातार बारिश जारी है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। द्वारका, जामनगर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, कच्छ समेत 20 इलाकों में अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश हुई है, जिसके चलते निचले इलाकों में बाढ़ आ गई और विश्वामित्री नदी में जल स्तर एक बार फिर बढ़ गया है। बताया जाता है कि कल शहर में सिर्फ 2 घंटों में 76 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में जल भराव हो गया और सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग की माने तो नवरात्रि के पहले 3 दिनों तक गुजरात के अधिकांश हिस्से में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है, जबकि 3 और 5 अक्टूबर के दौरान दक्षिण गुजरात के सूरत, डांग, तापी, नवसारी, वलसाड़, दमन और दादरा नगर हवेली में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। और देखिए, एक बड़ी खबर आपको बताएं, कानपुर में एक बार फिर से ट्रेन डिरेल करने की साजिश सामने आई है। गोविंदपुरी में रेलवे ट्रैक पर मिला है सेफ्टी सिलेंडर। लोको पायलट की सूझबूझ से यह बड़ा हादसा टल गया। इमरजेंसी ब्रेक लगाकर पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन को रोका गया है। रेलवे को इशू किया गया है सेफ्टी सिलेंडर, वही मिला है रेलवे ट्रैक पर। मामले की जांच के लिए जीआरपी जुटी हुई है। कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी के साथ। कुमार, एक और साजिश, लेकिन अभी तक की जो जांच है उसमें कुछ सामने आ पाया है? नहीं, कल रेलवे की ओर से बकायदा नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे की ओर से जानकारी मिली। उसके हिसाब से होल्डिंग लाइन पर मिला फायर सेफ्टी सिलेंडर के बारे में पता लगाया जा रहा है कि ये होल्डिंग लाइन पर कहां से आया और कैसे आया। संभावना ये भी है कि ये सिलेंडर किसी ट्रेन से भी गिर गया हो या हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर फेंक दिया हो। दोनों की तरफ से जानकारी जुटाई जा रही है और रेलवे ने बकायदा इस सिलेंडर को इशू किया था। हालांकि उस समय
कोई ट्रेन लाइन पर नहीं आने की बात सामने आई है, क्योंकि वो होल्डिंग लाइन है। तो इसलिए बड़ा सवाल ये है कि होल्डिंग लाइन पे अगर किसी ने वो सिलेंडर आया है तो निश्चित रूप से किसी ने रखा है, और यही रेलवे के लिए चिंता का विषय है। इसलिए रेलवे पूरे मामले में इंक्वायरी इनिशिएट की है और इसकी जांच की जा रही है। करुणा जी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए कुमार कुंदन। और चलिए अगली खबर का रुख कर रहे हैं। दिल्ली सरकार का गड्ढा मुक्त सड़क अभियान, इसकी शुरुआत की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने सड़कों का निरीक्षण किया है। सीएम आतिशी ने कालकाजी में सड़क का निरीक्षण किया। मनीष सिसोदिया भी अपने विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज में सड़कों का निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं। दिल्ली सरकार के गड्ढा मुक्त सड़क अभियान के तहत सुबह सुबह मुख्यमंत्री आतिशी और मंत्रियों ने सड़कों का निरीक्षण किया। सीएम आतिशी ने ओखला औद्योगिक क्षेत्र और कालकाजी में सड़क का निरीक्षण किया। वहीं आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पटपड़गंज इलाके में सड़क की स्थिति का निरीक्षण किया। पीडब्ल्यूडी की जो 1400 किलोमीटर की सड़कें हैं, एक एक इंच सड़क का पूरा निरीक्षण होगा, का इंस्पेक्शन होगा कि जहां पर भी गड्ढे हैं, जहां पर भी सड़क टूटी हुई है, एक एक इंच सड़क का निरीक्षण होगा। इस तरह से पूरी दिल्ली में बीजेपी वालों ने सड़कों की हालत खराब की है। दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए उन्होंने इस तरह का माहौल बनाया, इस तरह के वो कि काम रुक गए। लोगों को परेशान करने के लिए काम रोके, लेकिन अब केजरीवाल जी आ गए हैं। अब ये काम भी होगा, ये सड़क भी जल्दी ठीक हो जाएगी और काम भी जल्दी जल्दी होंगे। और देखिए यूपी से बड़ी खबर, यूपी से ये खबर आपको बताएं। यूपी सरकार 52,000 सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर रोक लगाएगी। इन कर्मचारियों ने दरअसल जो जानकारी सामने आ रही कि अपनी आय का ब्यौरा नहीं दिया जो सरकार की तरफ से मांगा गया था। सरकार ने इसके लिए आज तक का वक्त दिया हुआ था। इन कर्मचारियों की सितंबर की सैलरी पर अब संकट मंडरा रहा है। आय का ब्यौरा ना देने वालों में ए और बी क्लास के 7,000 से ज्यादा कर्मचारी भी शामिल है। कुल मिलाकर 52,000 कर्मचारी जिनकी सैलरी पर संकट है। विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े। विपिन, बहुत बड़ी खबर है क्योंकि 52,000 कर्मचारी जिनकी सैलरी पर संकट है। क्या जानकारी आज ही तक का वक्त था ब्यौरा देने का? देखिए करुणा, 2023 से सरकार ये कह रही है कि सरकारी कर्मचारियों के जो काम करने का फॉर्मेट है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए कुछ कुछ काम करने जरूरी है, और इसी के अंतर्गत सरकार ने यह फैसला किया था कि हर वो राज्य कर्मचारी जो यूपी सरकार के अंतर्गत आता है वो हर साल अपनी संपत्ति का चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा देगा। लेकिन 2023 से 2024 सितंबर हो गया, कहते कहते अब तक अभी भी लगभग 52,000 ऐसे कर्मचारी हैं जो अब तक अपने आय और व्यय के संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। जिसमें ए क्लास एम्प्लॉय भी लगभग 3,000 से ज्यादा है, बी क्लास एम्प्लॉय है, सी क्लास और डी क्लास। लिहाजा सरकार ने 30 सितंबर तक का वक्त गठित किया है। 30 सितंबर तक अगर जो ब्यौरा नहीं देगा तो सितंबर महीने की ऐसी सैलरी का ब्यौरा ना देने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी को रोक लगा दिया जाएगा। और माना जा रहा है कि लगभग 50,000 ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी इस महीने नहीं आएगी, क्योंकि सरकार के बार बार कहने के बावजूद इन तमाम राज्य कर्मचारियों ने अपने संपत्ति का आय और व्यय का और चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा सरकार को नहीं दिया है। बिल्कुल, तो करीब 52,000 सरकारी कर्मचारी जिनकी सैलरी, सितंबर की सैलरी पर यह संकट, क्योंकि इन्होंने अपने आय और व्यय का जो ब्यौरा है जो सरकार ने आज तक की तारीख यानी 30 सितंबर तक की तारीख तय की थी, नहीं दिया है। अब इसके बाद अब देखना होगा क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इस बीच महाराष्ट्र चुनाव को लेकर खबर है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आज और कल महाविकास अघाड़ी की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सीट शेयरिंग और चुनाव प्रचार सहित कई मुद्दों पर मंथन होगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। राज्य के सभी सियासी दल तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इसी के तहत सीट बंटवारे को लेकर आज और कल महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी की बैठकें होने जा रही हैं। बैठक में महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे की चर्चा होगी। महाविकास अघाड़ी के वरिष्ठ नेता की दी गई जानकारी के मुताबिक महाविकास अघाड़ी में 70% सीटों का बंटवारा पूरा हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग फॉर्मूले में शिवसेना यूबीटी बड़े भाई की भूमिका में है। उसके 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। वहीं कांग्रेस दूसरे नंबर पर है और शरद पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर है। इसके साथ ही बैठक में तीनों दल एक साथ महाविकास अघाड़ी के प्रचार प्रसार की रणनीति तैयार करेंगे।
इस बीच एनसीपी शरद चंद्र गुट के प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी में सभी पार्टियों ने अपने अपने दावे किए हैं, लेकिन उम्मीदवारों के चयन में जीतने की क्षमता ही एकमात्र योग्यता है। जो जिस सीट पर जीतने की क्षमता रखेगा उसे वो सीट मिलेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हरियाणा चुनाव प्रचार अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। उनके दौरे के बीच आरक्षण को लेकर उनके बयान पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने घेरा है। कांग्रेस 10 साल बाद हरियाणा की सत्ता में लौटने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी की हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी यात्रा आज से शुरू हो रही है। जानकारी के मुताबिक राहुल की चुनावी यात्रा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा समेत प्रदेश कांग्रेस के कई नेता भी शामिल होंगे। राहुल जी और प्रियंका जी दोनों हमारे इस इलाके में आ रहे हैं, उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उनका रोड शो है। राहुल की यात्रा पर सियासत गर्म हो गई है। राहुल बाबा हरियाणा के पर्यटन पर घूमने फिरने के लिए आ रहा है। जब ये हरियाणा की धरती पर आएगा, हरियाणा का युवा भी इसको कुछ न कुछ पूछेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने अमेरिका में आरक्षण को लेकर दिए गए राहुल के बयान पर उन्हें घेरा है। मैं राहुल गांधी को पूछना चाहता हूँ, भारत का लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्यों ओबीसी नहीं? अगर मेरा प्रधानमंत्री ओबीसी है तो भारत का लीडर ऑफ ऑपोजिशन ओबीसी क्यों नहीं है? ये जवाब दीजिए आप। और सरकार की एक देश एक चुनाव को लेकर संसद में बिल लाने की तैयारी है। सोर्सेस के मुताबिक 3 बिल सरकार लाएगी और इसमें 2 संविधान संशोधन बिल होंगे। एक देश एक चुनाव को लेकर सरकार संसद में बिल लाने की तैयारी कर रही है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक इसको लेकर सरकार 3 बिल लाएगी, जिसमें 2 संविधान संशोधन बिल होंगे। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि ये बिल सरकार संसद के आने वाले शीतकालीन सत्र में लाएगी या बजट सत्र में। इसको लेकर जल्दी सरकार के स्तर पर फैसला लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मोदी कैबिनेट एक देश एक चुनाव पर बनी रामनाथ कोविंद कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार कर चुकी है। कमेटी की रिपोर्ट में 2 चरणों में चुनाव की सिफारिश की गई है। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कराने की सिफारिश कमेटी ने की है, जबकि दूसरे चरण में स्थानीय निकाय के चुनाव कराए जाने की सिफारिश की गई है। प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयकों में से एक विधेयक स्थानीय निकायों के चुनावों और दूसरा लोकसभा और विधानसभाओं के साथ जोड़ने को लेकर होगा। इस विधेयक को कम से कम 50% राज्यों से समर्थन की जरूरत पड़ेगी। तीसरा विधेयक एक साधारण विधेयक है जो केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े कानूनों के प्रावधानों में संशोधन करेगा। और देखिए बड़ी खबर, धारावी में मस्जिद विवाद पर यह बड़ी खबर है। मस्जिद कमेटी ने अवैध हिस्से को तोड़ना शुरू कर दिया है। मीनार के एक हिस्से को लेकर पूरा विवाद था और अब खबर आ रही है कि जो मस्जिद कमेटी है उसने अवैध हिस्से को लेकर अब कार्रवाई शुरू कर दी है, तोड़ना शुरू कर दिया है। मस्जिद कमेटी की तरफ से खुद ये कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि धारावी में इस पूरे मामले को लेकर काफी मामला तूल पकड़ा था, गरमाया था और अब मस्जिद कमेटी की तरफ से ये जो कार्रवाई है वो की जा रही है। राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, मस्जिद कमेटी की तरफ से जो अवैध हिस्सा है उसको गिराए जाने की कार्रवाई क्या है, पूरी जानकारी क्या हो रहा है? देखिए, आज तड़के जो मस्जिद ट्रस्ट है उन्होंने प्रशासन को सूचना दे दी थी कि आज तड़के वो इस डेमोलेशन को खुद स्वयं उनकी तरफ से करेंगे और उसके बाद में आज तड़के ही जो है उन्होंने डेमोलेशन की कार्रवाई शुरू कर दी थी। लगभग 20 मीटर के दायरे में अवैध स्ट्रक्चर बना हुआ है। साथ साथ में जो मस्जिद का मीनार है, जो गुंबद है, वो भी अवैध बताया गया था। तो वहां पर पर्दे लगाकर उस गुंबद को भी हटाने की प्रक्रिया जारी है। चूंकि 2 सप्ताह पहले जिस तरह से धारावी में लोग सड़कों पर आ गए थे और लोगों को सोशल मीडिया के जरिए मैसेज देकर वहां पर बड़े पैमाने पर लोगों को बुलाया गया था इस डेमोलेशन के खिलाफ, बीएमसी गाड़ियों पर पथराव भी हुआ था, प्रशासन के लोगों से झड़प हुई थी। उसके बाद प्रशासन के साथ में बातचीत में ट्रस्ट ने इस बात को माना था कि वो खुद जो है बिल्कुल, तो प्रशासन से बात करने के बाद जो खुद मस्जिद कमेटी है उसने धारावी की इस मस्जिद का जो अवैध हिस्सा है उसको गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया।